बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमांडो इमरान को सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि इसके पास एक पिस्तौल और एक चाकू मौजूद था और पुलिस इसे बरामद कर सकती थी। चनाचा वो गश्ती पुलिस की निगाहों से दूर रहने की कोशिश कर रहा था। इत्तेफाक से इसे एक खाली टैक्सी मिल गई। दिन निकल आया था जब इमरान लाला जी के बंगले पर पहुंचा। बंगले पर खामोशी छाई हुई थी। जब मालिक दिन के 11 बजे उठता हो तो नौकर कम से कम दिन 10 बजे तक सोते हैं। बंगले के दोनों नौकर अपनी कोठरी के बाहर चारपाई पर सो रहे थे। इमरान पीछे की तरफ से होकर अपने कमरे में दाखिल हो गया और इसने कमरे में आते ही खुदा का शुक्र अदा किया कि इसका मिशन बखैर खूबी कामयाब हो गया था। वो गुस्ल खाने में मुंह हाथ धोकर निकला तो दुलारी इसके बेडरूम में आ गई। आते ही इससे लिपट गई और आंखों से आंसू बढ़कर बोली, भगवान का शुक्र है तुम वापस आ गए। मैं सारी रात सो नहीं सकी। मैंने तुम्हें बंगले में दाखिल होते देख लिया था। जिस काम के लिए तुम गए थे क्या वो हो गया? हाँ। कमांडो इमरान ने, भगवान का शुक्र है तुम वापस आ गए। मैं सारी रात सो नहीं सकी। मैंने तुम्हें बंगले में दाखिल होते देख लिया था। जिस काम के लिए तुम गए थे क्या वो हो गया? हाँ। कमांडो इमरान ने दुलारी से अलग होते हुए कहा, ठहरो मैं नाश्ता लाती हूँ। मैंने भी अभी नाश्ता नहीं किया। लाला जी तो दिन के 12-1 बजे उठेंगे। ये कहकर वो चली गई। कमांडो इमरान के लिए अभी दुलारी की दिलजोई बड़ी ज़रूरी थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों नाश्ते के मेज़ पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। दुलारी को इसने लाला जी का पिस्तौल वापस कर दिया था। इसके चलाने की नौबत नहीं आई। इमरान ने कहा, फिर तुमने इन दोनों को किस तरह कैद से निकाला? दुलारी के सवाल पर इमरान ने कहा, बस निकाल लिया, इन बातों को छोड़ो। ये बताओ कि हमारा यहाँ क़याम कब तक रहेगा? कमांडो इमरान ये मालूम करना चाहता था कि अग्नि मिसाइलों की खेप चंदनपुर के एमुनेशन स्टोर में कब पहुंच रही है, क्योंकि वो जानता था कि लाला टेकम चंद इस वक्त तक चंदनपुर वाले बंगले में ही क़याम पजीर रहेगा जब तक वहाँ नहीं पहुंच जाती। और जब तक लाला जी वहाँ है दुलारी को भी वहीं रहना पड़ेगा। दुलारी कहने लगी, मैं कुछ नहीं कह सकती। कल रात लाला जी कह रहे थे कि अगले 1 हफ्ते फौजी एमुनेशन की सप्लाई पहुँच जाएगी। इसके बाद हम यहाँ से वापस भोपाल जाएंगे। इसका मतलब था दूसरे अहम तरीन मिशन में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है और इमरान को इस अरसे के दौरान ही अपने मिशन की मनसूबाबंदी करनी थी। ये ऐसा मिशन था कि इसकी मनसूबाबंदी इमरान की समझ में नहीं आ रही थी। इतने बड़े मिसाइलों के ज़ख़ीरे को तबाह करना, जिसकी सिक्योरिटी का ज़बरदस्त इंतज़ाम होगा और इमरान के पास वसाइल ना होने के बराबर थे। इसका साथी कमांडो जिब्रान भी इसके साथ नहीं था। वो जिब्रान को वहाँ बुला भी नहीं सकता था। ये मिशन इसी तरह से पाया तकमील तक पहुँच सकता था कि बस एमुनेशन स्टोर में पेट्रोल बम फेंक कर आग लगा दी जाए। ये काम भी इतना आसान नहीं था। भारतीय फौजी इतने अहमक और गाफिल भी नहीं थे कि कमांडो इमरान इनके एमुनेशन स्टोर में घुसकर पेट्रोल बम फेंक कर वापस आ जाए। कश्मीरी मुजाहिदीन से हमदर्दी रखने वाले इमाम साहब इसकी सिर्फ इतनी ही मदद कर सकते थे कि इसे देसी साख्त का कोई टाइम बम कहीं से मुहैया कर दें, और देसी साख्त के टाइम बम पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन इस मिशन के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो टाइम बम ही था। इमरान ने यही फ़ैसला किया कि वो इस सिलसिले में इमाम साहब से ज़रूर बात करेगा। शायद इनकी वसासत से कोई दूसरी धमाका खेज चीज़ मिल जाए। दोपहर के बाद कमांडो इमरान इमाम साहब के यहाँ पहुँच गया। उन्होंने इमरान को बताया कि दोनों कश्मीरी मुजाहिदीन खैरियत के साथ बनारस पहुँच गए थे और वो अपने तौर पर जम्मू रवाना हो चुके हैं। फिर उन्होंने इमरान से पूछा कि वो इसकी क्या खिदमत कर सकते हैं। इमरान ने इन्हें अपनी मुश्किल बयान कर दी। इमाम साहब सोच में पड़ गए। वो दोनों हुजरे में ही बैठे हुए थे। कुछ देर बाद इमाम साहब ने इमरान से कहा, मुझे 1 दिन की मोहलत दो। मैं अपने आदमी से बात करने के बाद ही तुम्हें कुछ बता सकूँगा। इमरान 1 दिन के बाद आने का कहकर वहाँ से वापस आ गया। वो लाला जी के बंगले पर आया तो लाला जी बंगले के लॉन में दुलारी के पास बैठे चाय नोश कर रहे थे। इमरान इन्हें प्रणाम करके अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद दुलारी भी इसके पास आई और कहने लगी, लाला जी चले गए हैं। आज इनका डिनर बाहर है। वो रात को देर से आएंगे। तुम कहाँ चले गए थे? इमरान बोला, बैठे बैठे बोर हो गया था, ज़रा कोलकाता शहर की सैर करने निकल गया था। दुलारी इसके पास बैठ गई और कहने लगी, आज हम भी कोलकाता के किसी होटल में डिनर करेंगे। यहाँ के दाल चावल और रसगुल्ले सारे भारत में मशहूर हैं। इमरान किसी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहता था जहाँ वो ख़ास तौर पर लोगों की निगाहों में आ जाए कि खुशनुदी की अभी ज़रूरत थी। वो इनकार ना कर सका। दुलारी कहने लगी, दोनों मुजाहिद कैदियों के फ़रार की वजह से मिलिट्री पुलिस ने रात को गश्त लगाने वाले फ़ौजी सिपाहियों के साथ
वहाँ किसी साधु को भी गिरफ्तार कर लिया है। क्या वहाँ कोई साधु मौजूद था? इमरान ने कहा, मैंने तो वहाँ किसी साधु को नहीं देखा। हो सकता है वहाँ कोई साधु रहता हो और मिलिट्री पुलिस ने शक की बिना पर इसे पकड़ लिया हो। दुलारी ने तशवीश के लहजे में पूछा, तुम्हें तो वहाँ किसी ने नहीं देखा ना? बिल्कुल नहीं, इमरान ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। लेकिन साधु की गिरफ्तारी से वो कुछ बेचैन ज़रूर हो गया था। ये साधु इमरान को पहचान सकता था, लेकिन अभी वो पुलिस की हिरासत में मौजूद था। इसके बावजूद इसने इमरान का होलिया मिलिट्री पुलिस को ज़रूर बता दिया होगा। मसलिहत का तकाजा यही था कि इमरान कहीं बाहर ना जाए, ख़ास तौर पर होटलों वगैरह में जाने से गुरेज करे। मगर दुलारी इसे अपने साथ एक होटल में डिनर के लिए ले जा रही थी और वो इसके आगे इनकार नहीं कर सका था। इसने दुलारी से इतना ज़रूर कहा, दुलारी जी, अगर किसी होटल में दाल चावल का डिनर ही करना है, ये चीज़ें हमें आम बंगला होटल में भी अपने बेहतरीन जायकों के साथ मिल सकती हैं, किसी 5 स्टार होटल में नहीं मिल सकती। दरअसल इमरान किसी बड़े होटल के रश से बचना चाहता था। दुलारी के जहन में ये बात आ गई। कहने लगी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे मालूम है दरियाए हगली के किनारे पर चंदन बोरन नाम का एक बंगाली होटल है। वहाँ के दाल चावल और रसगुल्ले बड़े मशहूर हैं। बस वहाँ जाकर डिनर करेंगे। रात को दुलारी ने गाड़ी निकाली, इमरान को साथ बिठाया और चंदन बोन नामी बंगला होटल की तरफ चल दी। ये छोटा सा गैर मारूफ होटल था और दरियाए हगली के किनारे ज़रा पीछे हट कर वाक़या था। होटल के बाहर भी मेज़ कुर्सियाँ लगी थीं जहाँ लोग बैठे दाल चावल खा रहे थे। इमरान बाहर नहीं बैठना चाहता था, मगर दुलारी ने इसरार किया। बाहर दरिया की तरफ से बड़ी ठंडी हवा आ रही थी। हम बाहर ही खुली फ़ज़ा में मजबूर हो गया। इस ख्याल के पेश नज़र भी इसने ज़्यादा इसरार ना किया कि होटल के बाहर इतनी ज़्यादा रोशनियाँ नहीं थी। इमरान जानबूझकर दुलारी को कोने वाली जारियों के पास मेज़ पर ले गया, जहाँ आसपास चंद एक लोग ही बैठे थे। इनमें भी घरेलू किस्म की औरतें और बच्चे मौजूद थे। थोड़ी देर बाद होटल का लड़का इनके लिए दाल चावल की प्लेटें और अचार वगैरह लेकर आ गया। वो बातें करते हुए खाना खाने लगे। दरिया की तरफ से बड़ी खुशगवार हवा आ रही थी। दुलारी कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रही थी। कहने लगी, 2-4 दिनों बाद हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। मैं भोपाल चली जाऊँगी, जहाँ मेरा घर है। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? इमरान ने कहा, मैं दिल्ली अपने घर वालों के पास चला जाऊँगा। दुलारी कुछ देर खामोशी से खाना खाती रही, फिर आहिस्ता से कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम भी मेरे साथ भोपाल चलो। वहाँ जाकर क्या करूँगा? इमरान ने बेसाख्ता कह दिया। दुलारी ने कहा, बस मेरे पास रहना। क्या तुम्हें मेरे पास रहना अच्छा नहीं लगता? इमरान को अभी दुलारी की ज़रूरत थी। वो इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अभी कोई बात नहीं करना चाहता था। फ़ौरन बोला, क्यों नहीं अच्छा लगता? जब तुम मुझे अच्छी लगती हो तो तुम्हारे साथ रहना भी अच्छा ही लगेगा। दुलारी खुश होकर बोली, तो फिर ऐसा करते हैं कि हम दोनों भोपाल जाने की बजाय बम्बई चले जाते हैं। वहाँ मेरी एक सहेली रहती है, हम इसके पास जाकर ठहरेंगे। हम वहाँ 1 साल भी रहें तो मेरी सहेली को कोई एतराज़ नहीं होगा। इमरान ने कहा, लेकिन 1 साल के बाद फिर भी हमें जुदा होना ही होगा। हम सारी ज़िंदगी। दुलारी ने कहा, क्या हम सारी ज़िंदगी इकट्ठे नहीं रह सकते? हम बम्बई जाकर शादी कर लेंगे। तुम दूसरे मज़हब के हो तो फिर क्या हुआ? भारत में इस किस्म की शादियाँ होती रहती हैं। कमांडो इमरान इसे क्या जवाब दे सकता था? इसने थोड़ा सा मुस्कुराकर कहा, कहती तो तुम ठीक हो। अच्छा, भोपाल पहुंचकर इस पर भी गौर कर लेंगे। दुलारी का चेहरा खुशी से खिल उठा। इसे इमरान से इस जवाब की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। बेइख्तियार बोल उठी, क्या तुम सच कह रहे हो? इमरान ने कहा, तो मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? क्या मैं तुमसे प्रेम नहीं करता? दुलारी ने इमरान का हाथ थाम लिया और बोली, यकीन जानो मैं तुम्हारी इतनी खिदमत करूंगी कि तुम्हारी ज़िंदगी को एक जन्नत बना दूंगी। इमरान ने दिल में कहा, मैं तुम्हारे जन्नत व दोज़ख से बहुत दूर हूँ बीबी। मगर ऊपर से वो भी दुलारी से इजहार मोहब्बत करता रहा। इस दौरान इमरान ने महसूस किया कि एक बंगला होटल के बाहर एक लोहे की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी, जिसने बंगालियों का लिबास यानी धोती कुर्ता पहन रखा था, इमरान की तरफ बार बार देख रहा था। इमरान कोई नारी नहीं था। इसने इस आदमी को पहले ही नज़र में पहचान लिया कि ये CID का आदमी है, बल्कि ऐन मुमकिन है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का ही आदमी हो, क्योंकि एक दिन पहले कोलकाता के फौजी गैरिजन से 2 कश्मीरी मुजाहिद भारतीय गार्ड्स को कत्ल करने के बाद फरार हो चुके थे। इमरान होशियार हो गया, लेकिन अब इसकी तवज्जो दुलारी की गुफ्तगू से हट गई थी और वो ये सोच रहा था कि इस आदमी से बचने की क्या सूरत हो सकती है।
इमरान जानता था कि वह ये आदमी इसका पीछा ज़रूर करेगा और वो नहीं चाहता था कि इंटेलिजेंस का ये आदमी इसका पीछा करता हुआ चंदनपुर वाले बंगले तक पहुंचे और बंगले की निशानदही कर सके। कमांडो इमरान ने अपने जहन में हंगामी हालात में एक मंसूबा बना लिया। दुलारी मुसलसल बातें कर रही थी। अपने सोचे हुए मंसूबे पर अमल करते हुए इमरान ने दुलारी से कहा, क्यों ना यहाँ से विक्टोरिया मेमोरियल की सैर को चलें, वो तो रात के 11 बजे तक खुला रहता है। दुलारी बड़े खुशगवार मूड में थी, कहने लगी ज़रूर चलेंगे। खुशगवार मूड में थी, कहने लगी ज़रूर चलेंगे। विक्टोरिया मेमोरियल का एक तो बड़ा गेट था जो झील वाले बाग की तरफ था। इसका एक दूसरा दरवाज़ा भी था जो इसके पिछवाड़े था और जहाँ नौकरों और मुलाजमों को क्वार्टर थे। होटल से निकलकर वो गाड़ी में बैठकर विक्टोरिया मेमोरियल की तरफ जानब रवाना हो गए। इमरान ने देख लिया था कि इनके उठते ही इंटेलिजेंस का आदमी भी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था और फासला डालकर इनके पीछे चल पड़ा था। जब दुलारी और इमरान एक गाड़ी में बैठकर रवाना हुए तो इंटेलिजेंस के आदमी ने एक तरफ इशारा किया। एक दरख्त के नीचे से जीप निकलकर इसकी तरफ बढ़ी। अब इस बात की तस्दीक हो गई थी कि ये इंटेलिजेंस का आदमी है और पुलिस की जीप साथ लाया है। कोलकाता के बाजार रोशनियों में जगमगा रहे थे। इन बाज़ारों की रोशनियों में इंटेलिजेंस की जीप देखना कोई दुश्वार काम नहीं था। इमरान ने अपने सामने लगे आईने में इंटेलिजेंस की जीप को देख लिया और बराबर इसका ताक़ब कर रहा था। मुख्तलिफ इलाकों से गुजरने के बाद विक्टोरिया मेमोरियल की रोशन अपने से नज़र आई तो इमरान ने दुलारी से कहा, गाड़ी गेट के पास ही खड़ी कर देना, पार्किंग में से गाड़ी निकलना मुश्किल हो जाएगा। दुलारी एक वफादार बीवी की तरह इमरान के हर हुक्म की तमील कर रही थी। इसने गाड़ी गेट के करीब ही एक तरफ खड़े करके इसे लॉक कर दिया। यहाँ भी एक आदमी गाड़ियों की रखवाली पर मुकर्रर था और यहाँ की डबल फीस अदा करनी पड़ती थी। दोनों विक्टोरिया मेमोरियल की इमारत में आकर नवाजरात वगैरह को देखने लगे। इमारत की एक ऊंची खिड़की में से इमरान ने एक निगाह गेट की तरफ डाली। गेट पर बड़ी तेज़ रोशनियाँ थीं। इसने देखा कि इंटेलिजेंस की जीप एक तरफ खड़ी थी। इसका मतलब था कि इंटेलिजेंस का आदमी इसके बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा है। कुछ देर अजायबगढ़ की मुख्तलिफ कमरों की सैर करने के बाद इमरान ने दुलारी से कहा, दुलारी मुझे अचानक एक काम याद आ गया है। मुझे ये काम हर हालत में करना है। तुम मुझसे इस काम के बारे में बिल्कुल ना पूछना, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा। इस वक्त मैं तुम्हें जिस तरह कहता हूँ वैसे ही करो। दुलारी कुछ परेशान ज़रूर हुई लेकिन फ़ौरन ही संभल गई और बोली, तुम जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। लेकिन तुम्हें तो कोई ख़तरा नहीं, इमरान ने कहा। मुझे बिल्कुल कोई ख़तरा नहीं है, अब बताओ मुझे क्या करना है, दुलारी ने पूछा। इमरान ने कहा, तुम कम से कम आधा घंटा इस जगह ठहरोगी। आधे घंटे के बाद यहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठोगी और वापस बंगले पर चली जाओगी। मैं रात को किसी भी वक्त अपने आप तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तुम जाओ, दुलारी ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। वहाँ और भी औरतें और मर्द अजायबगढ़ की कदीम तस्वीरें और नवादरात देख रहे थे। काफ़ी रश था। इस रश में इमरान खामोशी के साथ दुलारी से अलग हो गया। अब इस इमारत के अकबी दरवाजे पर से बाहर निकलने की ज़रूरत थी। वो सदर दरवाजे की तरफ से निकलना चाहता था। गेट के करीब आकर इसने माहौल का जायज़ा लेते हुए बड़ी गहरी निगाहों से चारों तरफ देखा। इंटेलिजेंस की जीप दुलारी की गाड़ी से कुछ फासले पर नारियल के दरख्तों के नीचे खड़ी थी। इसके करीब ही धोती कुर्ते वाला इंटेलिजेंस दुलारी की गाड़ी की तरफ था। इमरान अब इसे अपना आप ख़ास तौर पर दिखाना चाहता था कि चुनाचे वो इसके सामने से गुजरकर गाड़ी की तरफ आया। इसका बोनट खोलकर झुककर इंजन की तरफ देखने लगा। गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी इसके पास ही थी। दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठा। इंजन को 2-3 बार स्टार्ट करके खुद ही बंद कर दिया। बाहर निकलकर बोनट को उठाया और एक बार फिर झुककर इंजन को चेक करने लगा। इसके बाद इसने बोनट को बंद कर दिया, गाड़ी को लॉक किया और एक तरफ खड़े होकर पीछे देखने लगा जैसे किसी टैक्सी रिक्शे को देख रहा हो। इसने ये ज़ाहिर किया कि गाड़ी ख़राब हो गई है और अब वो टैक्सी वगैरह लेकर वापस जा रहा है। इंटेलिजेंस के आदमी को इमरान पर ही शक था और इससे ही गरज थी। इसके साथ जो औरत थी इससे कोई सरोकार नहीं था। इतने में एक खाली टैक्सी आई तो इमरान इसमें बैठ गया और ड्राइवर से कहा, खोरा पुल की तरफ चलो। जैसे ही टैक्सी चली इंटेलिजेंस वाला भी जीप में सवार हुआ और जीप इमरान के पीछे लगा गई। इमरान ने अगले चौक में जाकर सामने वाले आईने में देख लिया कि इंटेलिजेंस की जीप इसका तवाक़ुब कर रही है। इमरान ने टैक्सी को कलकत्ते की सड़कों में घुमाना शुरू कर दिया। वो एक स्टोर में गया, वहाँ से निकलकर दूसरे स्टोर में गया। इसके बाद होरा ब्रिज की तरफ रवाना हो गया। इंटेलिजेंस की जीप बराबर इसका पीछा कर रही थी। जिस वक्त वो टैक्सी से निकलकर स्टोर में जाता तो इंटेलिजेंस का आदमी भी इसके साथ स्टोर में दाखिल हो जाता था और फिर इसके साथ ही बाहर आकर इसका ताक़ब शुरू कर देता था।
इमरान को अब इस आदमी से पीछा छुड़ाना था। इमरान टैक्सी को होरा रेलवे स्टेशन की तरफ ले आया। यहाँ से कुछ दूर ही शहर का मशहूर बहू बाज़ार था। बहू बाज़ार में इमरान का मालूम था कि इम्पीरियल रसगुल्ला शॉप भी मौजूद है। इमरान 2-1 बार यहाँ आ चुका था। इस रसगुल्ला शॉप के बाथरूम का दूसरा दरवाज़ा एक अकबी गली में खुलता था। इमरान ने बहू बाज़ार से आकर टैक्सी इम्पीरियल रसगुल्ला शॉप के सामने खड़ी कर दी और टैक्सी ड्राइवर को पूरा किराया अदा करने के बाद कहा, यहाँ से अभी जाना मत, मेरा 10-15 मिनट ज़रूर इंतज़ार करना। अगर मैं 10 मिनट तक ना आया तो बेशक चले जाना। इमरान ने ड्राइवर को 10 रुपये इनाम भी दिया। टैक्सी से उतरने के बाद रसगुल्ला शॉप में दाखिल होने से पहले इसने एक नज़र पीछे डाली। इंटेलिजेंस की जीप भी कुछ फासले पर आकर खड़ी हो गई थी। इमरान रसगुल्ला शॉप में दाखिल होकर एक मेज़ पर बैठ गया। ये होटल तर्ज की दुकान थी। वहाँ और बंगाली औरतें और मर्द भी बैठे रसगुल्ला खा रहे थे। इमरान ने मज़ीद वक्त ज़ाया करना मुनासिब न समझा और हाथ धोने के बहाने गुस्ल खाने में दाखिल हो गया। गुस्ल खाने में आते ही इसने पीछे दरवाज़ा खोला और गली में निकलकर जितनी तेज़ चल सकता था इस तरफ चलने लगा। इन तमाम गलियों से वो वाकिफ़ था। 2-3 गलियों में से गुजरने के बाद वो एक बाज़ार में निकल आया, जहाँ इसने एक खाली ऑटो रिक्शा लिया और इसे अपने पुराने ताल की तरफ चलने को कहा। चंदनपुर वाला बंगला पुराने ताल से ज़्यादा दूर नहीं था। रिक्शा तेज़ी से रवाना हो गया। इमरान ने रिक्शे की पिछली खिड़की में से देखा, सड़क पर दूसरी गाड़ियाँ आ जा रही थी मगर इनमें इंटेलिजेंस की जीप नहीं थी। इसने इंटेलिजेंस वालों से जान चुरा ली थी। रात के 10:30 बज रहे थे जब वो दुलारी के पास पहुंचा। दुलारी इसका बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। इसे देखते ही बोली, तुम ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। लाला जी कहाँ है? दुलारी ने बताया कि लाला जी अभी तक डिनर से वापस नहीं आए। अब दुलारी इससे पूछने लगी कि ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी वो इसे अकेला जाना पड़ा। इमरान ने दुलारी को अपने साथ लगाते हुए कहा, मेरी जान कल बताऊँगा। दुलारी इतने में ही खुशी से नहाल हो रही थी कि इमरान इससे मोहब्बत का इजहार बड़ी गर्मजोशी से करने लगा था। दूसरे दिन इमरान इमाम साहब के यहाँ गया तो इसके हुजरे को ताला लगा हुआ था। दोस्तों, इस सीरीज़ की अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इस उम्मीद पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह आपका हामी नासिर हो।